एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्य अग्रवाल। तो करने वाले हम लोग सारे PYQs फ्रॉम द चैप्टर 5 एंड 6 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। ठीक है, तो दोनों चैप्टर थोड़े से लेंदी हैं, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो मैंने कोशिश करी कि सारे सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। आपकी केस स्टडीज भी हो जाएंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आंसर्स भी साथ साथ देखेंगे ताकि आपको कीवर्ड्स पता चल जाए। ठीक है, देखो लिखा है द एटीट्यूड स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड बाय अडॉप्टिंग अ स्पेसिफिक प्रोसेस। मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स, उनके एबिलिटीज को इंक्रीज किया जा सकता है एक प्रोसेस को यूज करके। दिस प्रोसेस बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन मेनी वेज। और वो प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। हमें कोई 3 बेनिफिट बताने हैं ऑफ दिस प्रोसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। सो देखो, हमें बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयज के बेनिफिट की बात हो रही है, एम्प्लॉयज की स्किल्स, एम्प्लॉयज की एबिलिटी के बारे में बात हो रही है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू हम एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर बनेगा ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयज को स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। सो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो बहुत बेसिक है कि ट्रेनिंग जो है एक सिस्टमैटिक लर्निंग है जिससे हमारा जो वेस्टेज है वो कम होगा। है ना, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करके आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो वेस्टेज कम होगा रिसोर्सेज का। दूसरा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी जिससे ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो पाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ट्रेनिंग से बेसिकली एम्प्लॉयज जो है वो मैनेजर वाली स्किल्स सीख जाएंगे जिससे फ्यूचर में काफी हेल्प होगी ऑर्गेनाइजेशन को। इसके साथ साथ एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। ठीक है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स हमें मिल पाएगा। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के जो बहुत जनरल है। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो अपनी कंपनी में किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेंगे? कोई भी 3 पॉइंट्स आपके यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हाइलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, हमें बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट है। पहला गिवन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स, एक जॉब के लिए हम कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एम्प्लॉइज, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, रिक्रूटमेंट। दूसरा है an assessment of the number and type of human resources necessary for the performance of various jobs। आप चेक कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि कितने नंबर ऑफ और कितनी टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की हमें जरूरत है, नेसेसरी है। दैट इज वर्क लोड एनालिसिस। ठीक है, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है वर्क फोर्स, एक होता है वर्क लोड। जब आप ये चेक करते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी कितने हैं, तो हम वर्क लोड एनालिसिस करते हैं। और अगर आपको ये चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे तो नेसेसरी पूछा है तो यानी कि वर्क लोड एनालिसिस तो लिखा यही है। वर्कलोड एनालिसिस क्या है? एस्टिमेशन, असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज एंड फेमिलराइजिंग देम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो आपने नया एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है उसे आप बाकी के एम्प्लॉयज के संग इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, उसका परिचय करवा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। ठीक है, कि जो भी नया एम्प्लॉय आया है उसको आप बाकी एम्प्लॉयज के संग इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन ट्रेनिंग, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है, इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट एम्प्लॉयज अमंग द एम्प्लॉयज अवेलेबल। कौन सा प्रोसेस है इसमें आप ये इंश्योर करते हो कि आपके कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय आ जाए? जो आपने अवेलेबल, आपके पास एम्प्लॉयज हैं उनमें से बेस्ट एम्प्लॉय को आप बेसिकली सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन इज द राइट आंसर। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि हमने जो जो बेसिकली कैंडिडेट्स को ढूंढा है उसमें से आप बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज को रीड करेंगे। क्योंकि आप देखो पहले क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार
किस चैप्टर की केस स्टडी होगी, फिर आप उसी टॉपिक के अंदर अंदर अपना दिमाग लगाओगे, है ना, रादर देन जस्ट आप 12 के 12 चैप्टर सोच रहे हो बैठ के। नहीं, हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन बोला है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्वीट्स एंड मोर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर बनेगा। और दूसरा, आपको 3 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस लिखनी है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड अबव विच आर नॉट डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो जो भी आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखोगे समझोगे, उसके 3 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेज यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो ठीक है, अब हम फंक्शनल और डिविजनल को दिमाग में रखते हुए ही अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो लिखा है, स्वीट्स एंड मोर इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स फॉर स्नैक्स एंड स्वीट्स। ठीक है, इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ स्वीट्स, नमकीन्स, कुकीज एंड फ्रोजन फूड्स. Its organizational structure comprises of separate business units in each of the above category. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ईच ऑफ द यूनिट्स हैव अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस हैविंग अथॉरिटी ओवर द यूनिट। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को अपने अलग अलग बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड किया है, जिसमें अलग अलग मैनेजर रखा हुआ है। Moreover, each of these units is multifunctional, as within each unit, different functions like production, marketing, finance, etc. are performed. तो बेसिकली सबसे पहले चीज समझो कि जो स्वीट्स एंड मोर कंपनी है, जो ये ब्रांड है, ये अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है ना। स्वीट्स भी हैं, नमकीन्स भी हैं, कुकीज भी हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में जब आप डीलिंग कर रहे होते हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। और उसके अंडर हम लोगों ने अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। तो बेसिकली जो मेन आंसर है इसका डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में डीलिंग कर रहे हो, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा सीधा सीधा इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके जी, हमने आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरा, आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बतानी है। सो पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है, दो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीज्ड कॉस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स। देखो प्रोडक्ट्स की बात हो गई, तो हमें यहाँ पे लिमिटेशन बताया है कि डिविजनल स्ट्रक्चर से जो कॉस्ट है वो बढ़ के आता है। ठीक है, बट इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट as revenue and cost related to each of these business units can be easily identified. तो एक तो आपको डिसएडवांटेज बता दिया कि कॉस्ट ज्यादा आता है। दूसरा आपको बताया एक बेनिफिट कि एक प्रॉपर बेसिस भी प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, अब हमें बताना है कुछ डिसएडवांटेज और कुछ एडवांटेज जो कि इस केस में नहीं बताए गए। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर पढ़ते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या क्या है। लिखा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा। ठीक है, आप वेरिड स्किल्स डेवलप कर पाओगे इन द डिविजनल हेड्स। ठीक है, जो भी फंक्शंस है उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो हर अपना डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाएगा। दूसरा, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिविजन फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस यूनिट विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। हर एक डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली काम करेगा, खुद से डिसीजन ले पाएगा, तो डिसीजन मेकिंग भी फैसिलिटेट होगा। और तीसरा है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है, आप नया एक प्रोडक्ट लाइन ऐड करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये बेनिफिट्स हो गए हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर के। ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेज पूछिए दो, तो कॉन्फ्लिक्ट में अराइज, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंडर फंक्शंस भी अलग अलग होंगे, तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस अराइज हो जाए। और दूसरा लिखा है, it provide managers with the authority to supervise all activities. In course of time, such a manager may gain power and in bid to assert his independence may ignore organizational interest. ऐसा हो सकता है कि जो मैनेजर्स हैं हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर, वो अपने खुद के इंटरेस्ट को आगे रखें और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पीछे छोड़ दें, तो वो एक इसमें डीमेरिट बन जाएगा, डिसएडवांटेज। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वेस्टिबुलर ट्रेनिंग एज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो वेस्टिबुलर ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग क्या होता है? एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, क्या एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है जिसमें कि एक सिमिलर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। एक जो नॉर्मल एक एक्चुअल जॉब है उसी की तरह के सिमिलर स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं लोगों को काम सिखाने के लिए। ठीक है, सो इन विच एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। ठीक है, तो सेम इक्विपमेंट्स पे ही काम सिखाया जाता है बट एक्चुअल वर्क प्लेस से अलग जगह पे।
Actual work environment are created in a classroom and employees use the same material, files and equipments. तो similar work environment ही create किया जाता है और employee जो है same resources materials को use करके काम सीखता है। तो ये जो lines हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, केस स्टडी बनती है तो आपको आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा। ठीक है, दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सफोस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अगर बहुत बड़ी बड़ी भारी मशीन्स को आपको यूज करना होता है तो उस केस में ये ट्रेनिंग काफी हेल्पफुल रहती है, फेस्टिवल ट्रेनिंग। ओके, इसके बाद हमें पूछा है एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग का क्या फायदा होगा? देखो, जिनको ट्रेनिंग मिल रही है उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है कि एक तो उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी, नॉलेज इंप्रूव होगी। ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअल बेसिकली ज्यादा फ्लरिश कर पाएगा। दूसरा, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाएंगे थ्रू ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग अगर एक एम्प्लॉय को मिल जाएगी तो उन्हें मशीन्स चलाना आ जाएगा जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होंगे और ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन मोरल बूस्ट होता है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सिंपल बेसिक बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के टू द एम्प्लॉयज। ओके, अच्छा, इसके बाद अगला है स्टेट द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। हमसे एक प्रोसेस बोला है कि जिसमें हम बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, उनमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं। उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके पहले 4 स्टेप्स आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले जब आप बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हो तो उसे हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के पहले 4 स्टेप्स हमसे पूछे हैं। तो पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है? एक तरह से एक फॉर्म फिल करवाते हैं, बेसिक डिटेल्स होती हैं उसमें। उसके बेसिस पे आप जो कैंडिडेट्स आपको सही नहीं लगते उनको फर्स्ट स्टेज पे ही आप एलिमिनेट कर देते हो। तो इट हेल्प्स टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके बाद होते हैं सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट बेसिकली ताकि हम लोग कैरेक्टर समझ सकें इंडिविजुअल का, उसका एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी, उसका इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सब हमें चेक करना है। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब एम्प्लॉय का हम लोग इंटरव्यू लेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। ठीक है ना, फॉर्मल सेटिंग, ताकि आप बेसिकली ओवरऑल चीज़ें समझ पाओ एम्प्लॉय के बारे में और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो आप देख पाओ। फोर्थ है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ठीक है, उसके बाद हम एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो बेसिकली बैकग्राउंड चेक करते हैं, जो और रिलेटेड लोग होते हैं उनसे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो वो होता है हमारा फोर्थ स्टेप, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ठीक है, तो 4 ही स्टेप्स आपसे पूछे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में देखो इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होती हैं। इंटरनल सोर्सेज यानी कि आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर रहे हो। उसके 4 बेनिफिट्स क्या होंगे? 4 बेनिफिट्स देखो, इंटरनल में आता है एक तो ट्रांसफर, ट्रांसफर कर दो या फिर प्रमोशन कर दो। तो इन दोनों के बेनिफिट क्या मिल जाएंगे ये हम बता सकते हैं। बिल्कुल, कोई 4 बेनिफिट्स। पहली चीज, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड फील करेंगे कि हम और अच्छे से काम करें ताकि हमारा प्रमोशन हो पाए। ठीक है, दूसरा, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस काफी इजी हो जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि आपको नए लोग बाहर से हायर ही नहीं करने, है ना। तो इट्स अ सिंपल थिंग, आपको ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन्हीं को रिक्रूट करना है जिनको आप पहले से जानते हो। ठीक है, पीपल रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन यानी कि ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो इंडक्शन में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कॉस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, Transfer has the benefit of shifting workforce from surplus departments to those where there is shortage of staff. तो ट्रांसफर एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का ही सोर्स है। तो ट्रांसफर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट आपका ए है, एक डिपार्टमेंट बी है। अब सपोज डिपार्टमेंट ए में बहुत सारे लोग हैं, अननेसेसरी बहुत मतलब एक्स्ट्रा लोग हैं, और डिपार्टमेंट बी में लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आप ए से वो लोग बी में ट्रांसफर कर सकते हो, इजी हो जाएगा, बाहर लोगों को हायर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। और अगर आप इंटरनली रिक्रूटमेंट करते हो तो वो चीपर सोर्स माना जाता है, आपका कॉस्ट कमाएगा, आपको ट्रेनिंग में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी नोन है पीपल। ठीक है, सो कुछ बेनिफिट्स थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, कोई 4 पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद बोला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेवलप्स एम्प्लॉइज, मोटिवेट्स देम एंड फैसिलिटेट ग्रोथ।
एक्सप्लेन। तो बेसिकली 6 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं कि डेलीगेशन से एम्प्लॉयज कैसे डेवलप हो रहे हैं, मोटिवेट कैसे हो रहे हैं और ग्रोथ कैसे फैसिलिटेट हो रही है। सबसे पहले डेलीगेशन होता क्या है? डेलीगेशन का मतलब है कि आपने अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को काम ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, डेलीगेट कर दिया है, राइट। तो डेलीगेशन से एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट कैसे होगी कि एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल पाएंगी अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने में, वो स्किल्स डेवलप कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनको स्किल्स मिल पाएंगी। सो यस, डेलीगेशन से क्या होगा? एम्प्लॉयज का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और वो फ्यूचर मैनेजर्स भी बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डेलीगेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। सो बेसिकली जब भी आप एक पर्सन को कोई काम डेलीगेट करते हो तो उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार मुझे ये काम दिया गया है, यानी कि मैं स्पेशल हूँ, है ना, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। So, responsibility for work builds the self esteem of an employee and improves his confidence. He feels encouraged and tries to improve his performance further. ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जैसे कि मान लो स्कूल में कोई टीचर है आपके क्लास में, ठीक है, और उन्होंने 40 बच्चों की क्लास में से सिर्फ आप ही को एक काम दिया है, आपको कोई काम सौंपा है, तो आपको भी यार रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप फील होगा, आपको अच्छा है कि यार 40 बच्चों में से मुझे काम मिला है, मोटिवेट सा फील होगा कि यार स्पेशल है, हम लोग स्पेशल है ना। सो डेलीगेशन से एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। डेलीगेशन फैसिलिटेट ग्रोथ। So yes, delegation helps in expansion of an organization by providing a ready workforce to take up leading positions in new ventures. तो जब भी आप एक काम डेलीगेट करते हो तो उससे क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट होगी एम्प्लॉयज को, तो वो बेसिकली फ्यूचर में मैनेजर्स का रोल भी प्ले कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस के एक्सपेंशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो अच्छे रोल प्ले कर पाएंगे बहुत तरीके से, है ना। सो ग्रोथ भी यहाँ से देखने के लिए मिलती है। ओके, ठीक है, तो कोई बहुत ऐसे देखो टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स नहीं है, आपको गिवन है पॉइंट्स ऑलरेडी, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है अपनी जनरल भाषा में। ओके, चलो इसके बाद अगला बोला है, क्वेश्चन है इसका इधर से, देखो दिया है, बिसाइड्स, क्वेश्चन कहाँ है इसका? हाँ ये रहा, स्टेट द 3 other benefits which the CEO might have explained to the general managers that are not given in the above para। तो बेसिकली बेनिफिट्स बताने हैं हमें, अब बेनिफिट्स किस चीज के बताने हैं वो हम देख लेते हैं जरा, पढ़ के समझ में आएगा। तो देखो दिया है, ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली ही लाइन में ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, यानी कि स्टाफिंग का क्वेश्चन है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। The general manager of Elite and Sons appointed an IIM graduate, Pawan Rai, specialized in finance as marketing manager। सो जो जनरल मैनेजर है कंपनी का, उन्होंने एक पर्सन को हायर करा, पवन राय, जो कि फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड है, बट उनको एज अ मार्केटिंग मैनेजर हायर किया गया है, ठीक है। ऑन मंथली इवैल्यूएशन इट वॉज फाउंड दैट पवन राय परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू एक्सपेक्टेशन and he was not able to meet the monthly targets of the organization। बट इंस्पेक्शन के बाद, इवैल्यूएशन के बाद पता चला कि जो पवन राय की परफॉर्मेंस है वो सही नहीं दिखी हमें, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, द सीईओ ऑफ द कंपनी आस्क्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। CEO was told that Pawan Rai has specialization in finance but was appointed as a marketing manager। So inspection पे evaluation में पता चला कि गड़बड़ ये हुई कि जो पवन राय है वो फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड है, बट हमने उसे हायर करा एज अ मार्केटिंग मैनेजर। The CEO discussed this matter with the general manager and explained to him the importance of putting the right person on the right job। तो अब क्या हुआ कि जनरल मैनेजर ने, सीईओ ने डिस्कस किया ये मैटर जनरल मैनेजर के संग और उसे बताया कि सही इंसान को सही जगह पे लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, है ना, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ही फर्दर एक्सप्लेन दैट इट वुड नॉट ओनली लीड टू हायर परफॉर्मेंस बट ऑल्सो प्रोवाइड मेनी अदर बेनिफिट्स। तो उन्होंने बताया कि स्टाफिंग अगर प्रॉपर होगा तो उससे परफॉर्मेंस तो चलो अच्छी होगी ही होगी, बट और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो बिसाइड्स द बेनिफिट पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब, स्टेट दैट 3 other benefits। अच्छा, तो मैं अब 3 और बेनिफिट्स बताने स्टाफिंग के, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए कि हमसे स्टाफिंग के ही आपसे यहाँ पे बेनिफिट्स पूछे हैं, बात कर रहे हैं ना राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ये तो कीवर्ड है स्टाफिंग का ही, है ना। तो स्टाफिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो रीड कर लेते हैं जल्दी से। इसमें लिखा है इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनेल फॉर वेरियस जॉब्स, ठीक है, अलग अलग जॉब्स के लिए आपको कॉम्पिटेंट
पर्सनल देखने में, डिस्कवर करने में हेल्प होती है। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल इंश्योर रहेगा, ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आपने सही तरीके से लोगों को हायर करा होगा और जिस भी चीज में वो स्पेशलाइज्ड है उसी में लगाया होगा, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है। इसके साथ साथ जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगी एम्प्लॉयज की, उनका मोराल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उन्हें पता है जिस काम में हम एक्सपर्ट हैं हमें वही काम दिया गया है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, जो काम आपको पसंद है आप वही काम कर रहे हो, तो जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। ठीक है। ठीक है, जैसे कि मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस तरह से वीडियोस रिकॉर्ड करके डालना, ऑल्दो व्यूज बहुत कम आते हैं मुझे पता है, बट स्टिल लगे हैं यार कि कुछ तो लोग पढ़ ही रहे होंगे, शायद से एक दो लोगों की उम्मीद है मुझे, जो देखते हैं वीडियोस, पढ़ रहे होते हैं, कमेंट करते हैं। तो स्पेसिफिकली उनके लिए ठीक है कि चलो कुछ तो बेनिफिट मिल ही रहा है किसी ना किसी को, और मुझे मजा भी आ रहा है करने में। सो या, ठीक है। सो ये चीज है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सो इसमें लिखा है, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस विच अटेम्प्ट्स टू improve द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द करंट जॉब एंड prepares them फॉर एनी इंटेंडेड जॉब। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, करंट जॉब से रिलेटेड और फ्यूचर में कोई और जॉब मिलेगी तो उसके रिलेटेड भी। सो बेसिकली जॉब स्पेसिफिक प्रोसेस है, दिस इज ट्रेनिंग। ठीक है, जिससे हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए समझना, एक तो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, दूसरा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के बारे में ये बात करता है। ठीक है, ट्रेनिंग। ओके। दूसरा, इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। पहला था जॉब ओरिएंटेड, है वह करियर ओरिएंटेड, कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए एम्प्लॉयज की, जिससे या ओवरऑल ग्रोथ हो पाए एम्प्लॉयज की। ठीक है। सो अब अगर हम करियर ओरिएंटेड प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज की, तो दैट मीन्स डेवलपमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड, सेकंड का आंसर डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड। ठीक है। ओके। अच्छा, ये सारे हम लोग क्वेश्चंस बोर्ड्स के ही कर रहे हैं, तो चिंता मत करना, कोई भी ऐसी बेकार क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं फालतू का। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे डायरेक्टली बोर्ड पेपर से ही हैं। ठीक है। बाकी पिछले 2-3 साल के सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे और इस साल के करंट सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है, बट सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स के ही हैं। ओके। चलो अब इसके बाद दिया है, explain any two sources of recruitment for various job positions which bring new blood in the organization and provide wider choice। हमें दो सोर्सेज बताने हैं रिक्रूटमेंट के, जिसमें हम लोग न्यू ब्लड इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। न्यू ब्लड यानी कि बाहर से आप लोगों को हायर कर रहे हो, नए लोग, ठीक है, नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, आपको ज्यादा चॉइस मिल पाएगी। सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज की। दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के केस में न्यू ब्लड की बात होती है, वाइडर चॉइस की बात होती है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आपको कोई दो सोर्सेज यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है, कैजुअल कॉलर्स है, एडवर्टीजमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट है, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, टेलीविजन पे एडवर्टाइजिंग, या फिर वेब पब्लिशिंग। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको कोई भी दो एक्सप्लेन करने हैं आप लिख सकते हो, बेसिक बेसिक चीजें। बाकी इनका एक्सप्लेनेशन अभी आगे और फर्दर क्वेश्चंस आएंगे उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इनमें से कोई दो आपको बताने हैं, राइट। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, what is meant by formal organization? State any four advantages of formal organization. Formal का मतलब क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में बात हो रही है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली इनफॉर्मल टॉक्स में ना लगे रहे। ऑफिशियल लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं, कि मैनेजमेंट ही इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है, जिसमें हम काम की बात करते हैं, ठीक है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। सो अब देखो इसमें, सो देखो इसमें लिखा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, एंड क्लियरली स्पेसिफाइज द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको आंसरेबल है, ठीक है, कौन किसको ऑर्डर देगा, वो रिलेशनशिप आप यहाँ पे स्टैब्लिश करके चलते हो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो बेसिकली काम को खत्म करने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप्स जो है वो क्लियरली डिफाइंड है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना काफी यहाँ पे इजी होता है। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डुप्लीकेशन नहीं होगा, एक काम बार बार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि उनका रोल क्या है, उनको क्या काम करना है। ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड आप मेंटेन कर सकते हो,
कि आपको पता रहेगा यहाँ पे कि कौन पर्सन किसको ऑर्डर देगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। ठीक है। फिर है आपके पास इट लीड्स टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। तो जो भी काम है वो विद इन फ्रेमवर्क होता है, आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हो तो गोल्स भी अकम्प्लिश हो पाएंगे। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक रूल्स गिवन होते हैं। एम्प्लॉयज को पता होता है कि क्या काम कैसे करना है, प्रॉपरली सब कुछ बताया होता है। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसके बाद अगला है गिव द मीनिंग ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी फोर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है कि जिसमें आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हो। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स when the organization has more than one category of products to offer। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर ऑफर कर रही है तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होंगे कि अगर आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कर रहे हो, ये हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा हो, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगी। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ईजी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर पाओगे, डिसीजन मेकिंग अच्छे से होगी, एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट्स लिख देने हैं। तो बेनिफिट्स देखो बहुत सारे आ रहे हैं बार बार, तो उनको याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट पर्सन फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। स्टेट द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस आइडेंटिफाइड। अगेन सिमिलर चीज है कि हम बेस्ट पर्सन को चूज कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप लिखना है जो कि होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। हमने ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला आंसर, राइट। इसके बाद दूसरा है इन ऑल केसेस इंक्लूडिंग हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स वेयर द चॉइस इज वेरी नैरो द प्रोसेस आइडेंटिफाइड इन फर्स्ट पार्ट अबव सर्व्स टू इम्पॉर्टेंट पर्पस, स्टेट दीज पर्पस। तो बेसिकली आपसे इसमें जो फर्स्ट पार्ट में हमने सिलेक्शन प्रोसेस चूज करा, उसके कोई दो इंपॉर्टेंट पर्पस आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है। तो सिलेक्शन करना क्यों जरूरी है, इसका दो पर्पस क्या क्या है। तो सिलेक्शन करोगे तो आपको बेस्ट कैंडिडेट मिल पाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और साथ साथ इट एनहेंसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोस्त सिलेक्टेड। ठीक है। तो अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो बेस्ट एम्प्लॉय को, बेस्ट कैंडिडेट को, तो एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए फायदा है, दूसरा जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होगा, प्रेस्टीज बढ़ेगा। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे सिंपल लिखना था। ओके। देन इसके बाद ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा। इसके बाद है एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंस बताना है ऑर्गेनाइजिंग का, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एंड अडेप्शन टू चेंज। इनको एक्सप्लेन करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग से कैसे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं। सो देखो ऑर्गेनाइजेशन में आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, उसमें लोगों को ड्यूटीज असाइन करते हैं जिस भी चीज में वो स्पेशलाइज्ड है। तो यस वहां से आपको स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। आप सिस्टमैटिक एलोकेशन कर रहे हो जॉब्स के अमंग दी वर्कफोर्स, तो यहाँ से स्पेशलाइजेशन मिलेगा। अडेप्शन टू चेंज कैसे कि ऑर्गेनाइजिंग में आप जितने भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, अपने फ्रेमवर्क को चेंज कर सकते हो। ठीक है। सो अडेप्शन टू चेंज भी है। और क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कैसे कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ही होता है कि हमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी होती है कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसके ऑर्डर फॉलो करेगा। तो प्रॉपरली सारी रिलेशनशिप्स यहाँ पे क्लैरिफाइड होती हैं, जिससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन एम्बिग्युइटी क्रिएट नहीं होती है। तो क्लैरिटी मिलती है वर्किंग रिलेशनशिप्स में भी। ठीक है। ये आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देना है। ओके। इसके बाद आगे है पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताना है डेलीगेशन इफेक्टिव मैनेजमेंट। सो डेलीगेशन से मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिव होता है। तो देखो डेलीगेशन अगर कर रहे हो तो बेसिकली आप एम्प्लॉयज को एम्पावर कर रहे हो। ठीक है। सो जो मैनेजर्स हैं आर एबल टू फंक्शन मोर इफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो जो टॉप लेवल वाले लोग हैं वो इंपॉर्टेंट की एरियाज पे फोकस कर पाएंगे, बाकी काम तो उन्होंने डेलीगेट कर दिया, तो मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, मैनेजमेंट इफेक्टिव बनेगा। ठीक है। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एम्प्लॉय अपने टैलेंट को समझ पाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबल फील होगा तो वो उसकी डेवलपमेंट भी होगी। और कोऑर्डिनेशन भी बेटर होता है। कोऑर्डिनेशन बेटर कैसे होता है, लिखा है इसमें कि ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज खत्म होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है, एक क्लियर पिक्चर होती है कि किसको क्या काम करना है किस लेवल पे। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ से हमें इम्प्रूव होता हुआ नजर आता है। ठीक है। ओके।
इसके बाद है फिलिंग वैकेंसीज फॉर वेरियस जॉब पोजीशंस फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी बेनिफिट्स। आप वैकेंसीज को फिल कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, कोई 4 बेनिफिट्स लिखने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को वैकेंसीज फिल करने में हेल्प कर रहे हो, तो दैट मीन्स इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके बेनिफिट्स लिखना है, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, सो बस क्वेश्चन किस तरह से पूछा है इसको आपको समझ के आंसर लिखना है, आंसर सेम है। ठीक है, चलो इसको लगते हैं आगे। इसके बाद है हमारे पास स्टाफिंग नॉट ओनली हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनेल, बट और भी इससे बेनिफिट मिल सकते हैं, कोई 4 बेनिफिट बताओ। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट दे दी गई है, पहले केस स्टडी के फॉर्म में था। तो स्टाफिंग से डिस्कवरी और कॉम्पिटेंट पर्सोनेल हेल्प ढूंढने में तो हेल्प होती है, बट और भी बेनिफिट्स हैं। तो स्टाफिंग के आपको बेनिफिट्स लिखना है, अगेन हमने कवर कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो इसके बाद आगे है, इसको देखते हैं क्या दिया है। We are due to spread of COVID-19 pandemic. Employees of almost all the companies were working online from their homes. COVID-19 के वजह से एम्प्लॉयज जो हैं वो मेजॉरिटी कंपनीज के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। In 2022, when most of the companies called them back to their office and started working offline, Tati Software Limited is still asks their employees to work from home. तो जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होंगी 2022 में, तो कंपनीज ने लोगों को काम पे वापस बुलाया कि वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करें। बट स्टिल एक कंपनी थी टैटी सॉफ्टवेयर लिमिटेड जिसने बोला कि नहीं, आप वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू रखो। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉयज ऑफ टैटी सॉफ्टवेयर लिमिटेड वर फीलिंग बोर्ड। एम्प्लॉयज बोर्ड फील कर रहे थे क्योंकि घर से काम करना पड़ रहा था। हेंस फॉर रिक्रिएशन दे फॉर्म्ड अ क्रिकेट क्लब। तो रिक्रिएशन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए उन्होंने एक क्रिकेट क्लब फॉर्म करा। दे स्टार्टेड मीटिंग एवरी सैटरडे एंड संडे ऑन अ ग्राउंड नियर देयर ऑफिस बिल्डिंग। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर सैटरडे संडे मिलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे ऑफिस की बिल्डिंग के साइड में। ठीक है, सो हमें बताना है द स्टेट एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द एम्प्लॉइज। तो कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है एम्प्लॉइज के थ्रू। सो देखो एम्प्लॉइज ने अपने खुद के रिक्रिएशन के लिए इस तरह की मीटिंग कॉल करिए, क्रिकेट क्लब बना दिया है। दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एम्प्लॉयज खुद से फॉर्म करते हैं अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, खुद के रिक्रिएशन पर्पस के लिए। ठीक है, सो ये है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस। पर्सनल और सोशल रिलेशन से ये बनता है, जिसमें आपको कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अच्छा दूसरा है, आपसे पूछा है कोई 2 एडवांटेज और 2 लिमिटेशंस। सो एडवांटेज क्या क्या होंगी? एडवांटेज ये होंगी कि एक तो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो पाएगी क्योंकि इनफॉर्मल नेटवर्क है। ठीक है, दूसरा मेंबर्स की जो सोशल नीड्स हैं, उनकी जो पर्सनल नीड्स हैं वो पूरी हो पाएंगी। इसके साथ साथ इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय कंपेंसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसी इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो देखो सिर्फ काम की बात होगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खुद के पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाया, उसमें अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर पूरा कर देता है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है कि जब लिमिटेशंस ये हैं कि एक तो र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं, र्यूमर्स स्प्रेड होंगे क्योंकि लोगों ने खुद से मिलके बनाया अपने खुद के पर्पस के लिए, तो बहुत ज्यादा इसमें फेक न्यूज र्यूमर स्प्रेड होते हैं। ठीक है, इट में लीड टू रेजिस्टेंस टू चेंज विच में डिले और रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो चेंज को रिस्ट्रिक्ट करें, उससे बचें, उसे रोकें। ठीक है, एंड इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस विच में बी अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को साइड रख दो और खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में आप सोच रहे होंगे, तो वो भी एक लिमिटेशन बनती है। ठीक है, सो बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है 3 लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के 3 लिमिटेशंस लिखने हैं। लिमिटेशंस क्या होंगे? देखो फॉर्मल में जो है ना वो एक प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी को यूज करके ही कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी ऐसे किसी से भी बात नहीं कर सकता है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिले हो सकते हैं क्योंकि एक चेन ऑफ कमांड को हम फॉलो करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग हो सकता है थोड़ी स्लो हो। ठीक, कि आपको पता है कि पहले आप किसको मैसेज पहुंचाओगे फिर वो किसे पहुंचाएगा, तो एक सिस्टमैटिक चेन में चलता है, तो अगर जल्दी से हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर्मल के अंडर। ठीक है, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस may not
provide adequate recognition to creative talent, and it does not allow any deviation from rigidly laid down policies. फॉर्मल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ऑलरेडी बता दिए जाते हैं, है ना। सो हो सकता है कि जो क्रिएटिविटी है, जो टैलेंट है एम्प्लॉयज का, वो पीछे रह जाए। ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन एन एंटरप्राइजेस। क्यों? क्योंकि हम इसमें एम्फेसिस डालते हैं स्ट्रक्चर और वर्क पे। तो एम्प्लॉयज के या जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनके अपनी जो नीड्स हैं, उनकी जो अपनी रिलेशनशिप्स हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फोकस पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ काम पे ही रहता है। ठीक है। ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। इसके बाद अगला है हमारे पास, देखो आपको यहाँ पे बनाना है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई Identify and explain the remaining steps that Mr. Banerjee must undertake in order to ensure that the organization gets the best among the available from the pool of prospective job candidates. तो बेसिकली आपसे रिमेनिंग स्टेप्स पूछे हैं। किस चीज के? हम बोल रहे हैं बेस्ट अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट्स, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के रिमेनिंग स्टेप्स पूछे हैं जो आपको केस स्टडी में गिवन नहीं है। तो ठीक है, देखो इसमें लिखा है PP Motors is a reputed automobile company known for manufacturing high performance four wheelers। ठीक है, तो फोर व्हीलर्स बनाने का काम है पीपी मोटर्स का। द कंपनी प्लान्स टू हायर 8 न्यू इंजीनियर्स। तो कंपनी ने सोचा है कि हम 8 नए इंजीनियर्स को हायर करेंगे। Akhilesh Banerjee, the human resource manager, has eliminated unfit job seekers based on the information supplied in the application forms. So जो human resource manager है अखिलेश बनर्जी, उसने कुछ लोगों को तो एलिमिनेट कर दिया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में सप्लाई किया है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टाफिंग सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप की बात हो रही है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे लोगों को रिजेक्ट करते हैं। वो काम कर दिया। कंडक्टेड वेरियस टेस्ट एंड इंटरव्यूज, कुछ कुछ सिलेक्शन टेस्ट भी कंडक्ट हो चुके हैं, एम्प्लॉय का इंटरव्यू भी हो चुका है, एंड वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स। इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट्स ने प्रोवाइड किया उसको वेरीफाई कर लिया है, यानी कि हमने बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक भी कर लिया है। तो ये 4 स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब आपको रिमेनिंग स्टेप्स बताने, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गया, एम्प्लॉय का इंटरव्यू हो गया, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हो गया। अब उसके आगे के स्टेप्स हमें लिखने हैं। तो देखिए आगे के स्टेप होते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है, अब जो भी टेस्ट हुए हैं, जो भी इंटरव्यू हुआ है, जो भी वेरिफिकेशन किया है, उसके बेसिस पे हम सिलेक्शन डिसीजन बनाएंगे और बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जो सभी टेस्ट में पास हुआ है, इंटरव्यूज उसने तरीके से क्लियर करे हैं। दूसरा हम करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सिलेक्शन डिसीजन के बाद आप क्या करोगे? कैंडिडेट को एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजोगे कि वो मेडिकली कितना फिट है, हेल्दी है या नहीं है। तीसरे पे हम डाल रहे हैं जॉब ऑफर। अब फाइनली आप क्या करोगे? जॉब ऑफर कर दोगे कैंडिडेट को जिसने सारे के सारे हर्डल्स को पास कर दिया है। ठीक है, सो हम लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे देते हैं या फिर उसको बता देते हैं कि अब आपकी जॉब इज कंफर्म्ड। ठीक है, और आपको कितने टाइम में जॉब में रिपोर्ट करना है, आपको आना शुरू करना है। और लास्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जिसमें हम बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है, कब आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगा। तो वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा रहता है जो कि एम्प्लॉय एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एंड होता है। टोटल 8 स्टेप्स हैं, 4 केस स्टडी में गिवन थे और 4 आपको यहाँ पे बताने थे। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस तरीके से याद कर लेना, सारे के सारे प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है तो देखिए हमें बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं नीचे क्या दिया है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है Identify the types of the framework within which managerial and operating tasks are performed in the organization। ठीक है, सो हमें टाइप ऑफ फ्रेमवर्क बताना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रेमवर्क में बेसिकली फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और 4 डिफरेंस लिखने हैं बिटवीन दी फ्रेमवर्क्स। तो ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है इसमें। देखो दिया है मालिनी एंड शालिनी recently completed their web designing course from a reputed university in Mumbai। Malini opened her own website development company, रैपिड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो मालिनी ने अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप कर ली है। इन ऑर्डर टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ हर बिजनेस,
शी डिवाइडेड द एंटायर वर्क ऑफ द कंपनी इनटू 4 डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली मालिनी ने क्या किया है कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो, कंट्रोल तरीके से बन पाए, तो उसने अपने पूरे ही काम को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। वेब डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड कस्टमर सर्विस। ठीक है, जो जो काम है उसको हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड किया। वेब डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, रिसर्च, तो काम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ से बात हो रही है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, all departments are required to report to a coordinating head. The company became successful in the market as all operations were carried out with a high degree of specialization. तो हमें यहाँ से स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिली, सब कुछ बहुत तरीके से चल रहा था, कंपनी ग्रो कर रही थी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा एक पर्सन था इसमें, शालिनी। तो शालिनी ज्वाइंड अ बिग ग्रुप नेम्ड babylon.com विच ऑफर्ड अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज। तो शालिनी ने एक ग्रुप ज्वाइन करा है, एक कंपनी ज्वाइन करी है, बेबीलोन कंपनी, जो बहुत तरह तरह की सर्विसेज ऑफर कर रही है। सर्विसेज की बात हो रही है जैसे कि बेबीलोन वेब सर्विसेज, बेबीलोन प्राइम, बेबीलोन रिटेल। ठीक है, शी वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ बेबीलोन वेब सर्विस डिविजन एंड वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ हर सर्विस डिविजन। सो अलग अलग सर्विस के बेसिस पे, सर्विस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट में हम गुड्स और सर्विस दोनों की बात करते हैं। सो सर्विस के बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, यानी कि यहाँ से हम बात कर रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, सो एक डिवीजन था बेबीलोन वेब सर्विस, जिसका हेड शालिनी को बनाया गया। शी वॉज हैप्पी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द डिवीजन वुड फंक्शन एज एन ऑटोनॉमस यूनिट, जिससे डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट हो पा रही थी। ठीक है, सो दो स्ट्रक्चर यहाँ से कौन से निकल के आए, एक तो फंक्शंस के बेसिस पे, दूसरा डिवीजन प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो फंक्शनल एंड डिविजनल, आपको इसके 4 डिफरेंस लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखो दिया है फ्रेमवर्क जो है फंक्शनल एंड डिविजनल, 4 पॉइंट्स लिखने हैं कोई भी, तो इसमें रीड कर लो। सबसे पहले फंक्शनल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, और डिविजनल का फॉर्मेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आएगा, आप एक पर्टिकुलर ऑपरेशन एक फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल के केस में डिफिकल्टी है फिक्स करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बट डिविजनल के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा इजी होता है, इजी होता है। ठीक है, मैनेजरियल डेवलपमेंट कैसे है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि फंक्शनल मैनेजर को, हर एक डिपार्टमेंट का जो फंक्शनल मैनेजर है उसे टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन डिविजनल के केस में इजियर है, क्योंकि आपको ऑटोनॉमी मिली है कि आप खुद से चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट की बात करें तो फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हेंस इकोनॉमिकल। फंक्शंस हमें पता है कि किसका क्या फंक्शन है, कौन से डिपार्टमेंट को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, तो कॉस्ट कम आता है, इकोनॉमिकल है। बट डिविजनल के केस में डुप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंडर अलग अलग फंक्शंस आएंगे, है ना, कि हमने एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट बनाया कॉस्मेटिक्स का, और एक डिपार्टमेंट बनाया है हमने यूनिफॉर्म का, तो इनके अंडर भी फंक्शंस आएंगे, सेल्स, परचेज, प्रोडक्ट, मार्केटिंग। तो हो सकता है डुप्लीकेशन हो जाए काम की, तो कॉस्ट ज़्यादा आता है। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, और डिविजनल के केस में इजी होता है। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शंस हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होते हैं। ओके, तो आपको फंक्शनल और डिविजनल का डिफरेंस लिखना है, कोई भी 4 पॉइंट्स यहाँ से याद करके आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है, identify and explain the method of training used by BB Motors to ensure that its employees had the skills and knowledge to build innovative high performance cars। तो हमें ट्रेनिंग का वो मेथड बताना है जिससे एम्प्लॉयज के अंदर स्किल्स आएंगी कार्स को बिल्ड करने में। ठीक है, सो मेथड ऑफ ट्रेनिंग पूछा है, तो देखो दिया हुआ है, a renowned company named BB Motors was known for producing high performance cars. They were committed to ensure that its employees had the skills and knowledge to build these innovative high performance cars. To achieve this, they implemented a unique approach for training. तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए एक नया अप्रोच यूज करा। The company transformed a section of its factory into what they called the learning flow। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री का ही एक सेक्शन, एक पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया लर्निंग फ्लोर में। ठीक है, जहाँ पे काम सिखाया जाएगा। The actual work environment was created by allotting a specialized space। तो देखो लिखा है, एक एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया
एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट, एक सिमिलर सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया काम को सिखाने के लिए। द स्पेस वॉज इक्विप्ड विद द रेंज ऑफ कार components, tools and sophisticated car equipment identical to those used on the factory floor। और उस स्पेस में हमने कार के कंपोनेंट्स को दिखाया गया, कार के इक्विपमेंट्स को रखा जो कि सिमिलर हैं जो एक्चुअल फैक्ट्री में मिलेंगे। तो एक तो हमने एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वही सेम टूल्स मशीन्स कार्स को हमने प्रेजेंट किया वहां पे। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की। ठीक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हमने पीछे पढ़ा था, यही चीज थी उसमें कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉयज को जिसमें वो सेम बेसिकली एक्चुअल वर्क प्लेस से थोड़ा सा दूर चीजें सीख रहे हैं बट सिमिलर एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज दी आंसर हेयर। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला है डायरेक्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मीनिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा, लिख दोगे। ठीक है, होता क्या है ट्रेनिंग, तब भी रीड कर लेना एक बारी। दूसरा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, अप्रेंटाइसशिप और इंटर्नशिप। सो अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग क्या है कि एक मास्टर वर्कर होता है, उसके अंडर आप काम सीखते हो, करते करते सीख जाते हो। सो अप्रेंटाइसशिप मतलब कि अ ट्रेनिंग इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। एक मास्टर वर्कर के अंडर आप एक ट्रेनी को रखते हो, वो काम सीखता है, स्किल्स सीखता है। ठीक है, जैसे कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एटसेट्रा। ओके, और इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, सो इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो फर्म्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आप कुछ फैक्ट्री में या ऑफिस में काम सीखते हो, प्रैक्टिकल स्किल्स को एक्वायर करते हो अलॉन्ग विद स्टडीज। ठीक है, कॉलेज के संग संग पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, तो उसमें आप पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ काम सीख भी रहे हो, दैट इज इंटर्नशिप। ओके, ठीक है। इसके बाद बोला डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन एनी फोर बेसिस। सो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहले तो डेलीगेशन होता क्या है कि आप इमीडिएट सबॉर्डिनेट को काम दे रहे हो। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि आपने पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम को दे दिया है, डिवाइड कर दिया है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, बड़ी स्पेलिंग है तो मतलब बड़े लेवल पे आपने काम डिवाइड कर दिया। सबसे पहले नेचर की बात करें, सो डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। कोई भी एक पर्सन सारा का सारा काम खुद से तो कर नहीं सकता, तो डेलीगेशन एक कंपल्सरी चीज है जो कि आपको करनी ही पड़ेगी। बट डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल चीज है। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट के खुद की विश पे डिपेंड करता है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहता है या नहीं चाहता। ओके, इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्शन, सो देर इज मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर्स हेंस लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजंस। तो जो फ्रीडम है खुद से काम करने का, खुद से एक्शन लेने का, वो थोड़ा कम होता है इन केस ऑफ डेलीगेशन। मेजॉरिटी पावर सुपीरियर के हाथ में ही होती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा आपको फ्रीडम मिलती है खुद से डिसीजंस लेने में, खुद से एक्शन लेने में। ठीक है, स्टेटस क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। काम को शेयर करने के लिए हम डेलीगेशन करते हैं। और जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है, ये टॉप मैनेजमेंट का खुद का डिसीजन का एक रिजल्ट होता है। ठीक है, स्कोप, सो डेलीगेशन का स्कोप नैरो होता है क्योंकि आप इसमें इमीडिएट सबॉर्डिनेट को काम दे रहे हो। बट डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप है वो वाइड है क्योंकि आप इसमें सारे ही लेवल्स तक काम को डेलीगेट कर रहे हो। ठीक है, पर्पस क्या है, पर्पस है डेलीगेशन का कि हमें मैनेजर के बर्डन को कम करना है। और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको पावर देनी है कि वो खुद से डिसीजंस ले पाए, वो खुद से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके काम कर पाए। तो उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सो हमें कोई भी इसमें से चार पॉइंट्स लिखने थे। ठीक है, विद बेसिस। ओके, चलो इसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंशिएशन है ऑन एनी सिक्स बेसिस। तो 6 मार्क का क्वेश्चन होगा ये। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो चलो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से क्या है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल में क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। फॉर्मल में क्या है कि आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जो हमारा इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है थ्रू सोशल रिलेशनशिप्स या इंटरेक्शन जो होता है एम्प्लॉयज के बीच में, उससे ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्रिएट होता है। ठीक है, ओरिजिन क्या है, सो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज के बाद बनता है। और जो हमारा इनफॉर्मल है वो सोशल इंटरेक्शन, जब एम्प्लॉयज आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वहां से ये वाला स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। अथॉरिटी, तो इट अराइजेज आउट ऑफ पोजिशन इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट से ये अराइज होगा। और जो हमारा बेसिकली इनफॉर्मल है वो पर्सनल क्वालिटीज के बेसिस पे अराइज होता है।
ठीक है। बिहेवियर कैसा है? सो फॉर्मल के केस में रूल्स चलते हैं प्रॉपर, बट इनफॉर्मल में ऐसा कोई सेट रूल्स नहीं होते। नेचर, फॉर्मल में रिजिडिटी होती है, ठीक है, जो जो रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। बट इनफॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज ने खुद से मिलकर वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। लीडरशिप, सो यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो लीडर्स होते हैं अंडर फॉर्मल, बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल, लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स, ठीक है, दे आर सिलेक्टेड बाय द ग्रुप्स। तो कौन एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ग्रुप को लीड करेगा वो खुद से डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है? तो फॉर्मल के केस में जो कम्युनिकेशन है वो एक स्केलर चेन, एक प्रॉपर चेन में चलता है। बट इनफॉर्मल के केस में ऐसा कोई प्लान्ड रूट नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके जी, राइट। चलो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मेथड पूछा है, दिया है नीरज लिमिटेड स्टार्टेड एन एयरलाइन टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एयर सर्विसेज। तो नीरज ने एक एयरलाइन स्टार्ट करी है, ठीक है। फॉर द सेम ही परचेज्ड 10 एयरक्राफ्ट, तो उसने 10 एयरक्राफ्ट परचेज करे। आउट ऑफ दीज 2 एयरक्राफ्ट वुड बी यूज टू ट्रेन द पायलट्स, जिसमें से 2 एयरक्राफ्ट को हम ट्रेनिंग देने में यूज करेंगे, ठीक है। इट विल हेल्प देम टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग द क्राफ्ट्स बिफोर दे वुड एक्चुअली फ्लाई देम। तो अगर आप एक्चुअल एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रेनिंग दोगे तो जो पायलट्स हैं उनको चीजें समझ में आएंगी, वो प्रोफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे, वो काम में परफेक्ट हो जाएंगे बिफोर द एक्चुअल फ्लाई। तो कौन सा ट्रेनिंग मेथड है? ये होगा वेस्टिबल ट्रेनिंग। सीधी सीधी बात है ना, कि आपने एक्चुअल इक्विपमेंट को यूज करके, एक्चुअल एयरक्राफ्ट को यूज करके काम सिखाया है, ठीक है। सो दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। दो एडवांटेज लिखने हैं द पायलट्स वुड गेट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। तो इस वेस्टिबल ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा? तो ट्रेनिंग का फायदा क्या है कि एक तो स्किल्स इंप्रूव होंगी, ठीक है, ज्यादा आप अर्न कर पाओगे, आप एक्सीडेंट से बच पाओगे, और सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा। तो आपको जनरल ट्रेनिंग के ही यहाँ पे बेनिफिट्स लिख रहे थे जो कि एम्प्लॉयज को या पायलट्स को मिलेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए, बोला है इसमें, Bajanta Limited had completed the 2 important steps of staffing process। 2 स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स को पूरा किया है, हमें वो 2 स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। देखो लिखा है इसमें, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं इसको। देखो दिया हुआ है, विभास रिसेंटली ज्वाइंड एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ बजंता एंटरप्राइज। The company had embarked on a special project for which Vibhas had appointed 20 new employees। ठीक है, सो विभास जो है वो एचआर मैनेजर है जिसने 20 नए एम्प्लॉयज को हायर करा है एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए। आफ्टर द एम्प्लॉयज अंडरवेंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर अ मंथ एंड हैड बीन ऑन द जॉब फॉर सम टाइम, देर वॉज अ नीड टू evaluate their परफॉर्मेंस अगेंस्ट certain predetermined standards। तो ट्रेनिंग मिली उन एम्प्लॉयज को, और उसके बाद एक हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमें जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहिए कुछ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है। Not only this, Bajanta Enterprise had to address the career related issues and promotional avenues for their employees। इसके साथ साथ उस कंपनी ने ये भी सोचा कि हमें एम्प्लॉयज के जो करियर रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉल्व करने के बारे में कुछ कुछ सोचना चाहिए। सो विभस वॉज डिजाइनिंग एक्टिविटीज टू सर्व देयर एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। बाय डूइंग दिस, बजंता एंटरप्राइज ने 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स पूरे करे हैं स्टाफिंग प्रोसेस के, वो हमें बताने हैं। सो देखो, पहला स्टेप तो ये है कि हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, और दूसरा हम उनके करियर रिलेटेड इश्यूज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से 2 स्टेप्स निकल के आते हैं। एक तो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि जिसमें आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि काम कितने तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। और दूसरा है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, जिसमें हम एम्प्लॉय के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं और कैसे हम एम्प्लॉयज को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं वो सोचते हैं। करियर रिलेटेड इश्यूज की बात करते हैं, कैसे हम प्रमोशंस की बात कर सकते हैं, प्रमोशंस कैसे जरूरी है एम्प्लॉयज के लिए, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो वो आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में, ठीक है। ये स्टेप्स आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको प्रोसेस याद होगा, ठीक है। आपको पहले चीजें याद करनी पड़ेंगी, तब आप केस स्टडी में आंसर बता पाओगे ना, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो पहले चीजों को याद करो तब बता पाओ, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है
4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है, देखो जो लिखा है यहाँ पे 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, वो आप कर ही दोगे, हमने पीछे कई बार एक्सप्लेनेशन देखा। जैसे कि स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का, चेंज को आप अडेप्ट कर पाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, पर्सनल की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने, ठीक है। सो आप देखो इंपॉर्टेंस जितनी भी है ना ऑर्गेनाइजिंग की, डेलीगेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन की, उसमें से कोई 4 पॉइंट्स तो याद कर ही लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन करना होगा, अदरवाइज आपको पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन होंगे, उनको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। सो 4 पॉइंट्स तो याद कर ही लो, रट लो उनको। अच्छा, इसके बाद बोला है, देखो दिया है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव विच वुड हेल्प द एम्प्लॉइज टू डू द जॉब इन अ बेटर वे यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है जिससे एम्प्लॉइज अपना जो जॉब है वो तरीके से कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे, ठीक है। So, देखो लिखा है, the rapid changes having taking place in the society have created pressure on organization to readapt its products, type of jobs required and type of skills necessary to complete these jobs. तो environment change हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको business को भी change करना है, वो लिखा है। To keep up pace with the rapid changes in the business environment, Suzanne Cars, a company manufacturing automobiles for the last 30 years, decided to start manufacturing electric cars with artificial intelligence technology। तो एक कंपनी है सुजोन कार्स, जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो उसने अब इलेक्ट्रिक कार्स को भी मैन्युफैक्चर करना शुरू करा है यूजिंग एआई, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, द कंपनी हैड टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। कंपनी को अपने एम्प्लॉइज की स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने के बारे में भी सोचना है। They wanted that all their employees improve their performance on the current job and are prepared for any intended job in future। मतलब कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए, कि वो अपनी करंट जॉब में भी अच्छे से कर पाए, और फ्यूचर में कोई और जॉब आती है तो उसमें भी वो तरीके से काम कर पाए, ठीक है। तो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली ट्रेनिंग की, ठीक है। इंप्रूव परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है, मैंने आपको बोला था, राइट। तो जब भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के बारे में बात हो तो यानी कि ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग, ओके। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ट्रेनिंग है। दूसरा आपसे कोई 5 बेनिफिट्स पूछे ऑफ द कॉन्सेप्ट, सो हमें ट्रेनिंग के ही बेनिफिट्स लिखने हैं, ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है जी, लिख देंगे हम इनको। इसके बाद आपसे पूछा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप्स, सिलेक्शन टेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल लिख ही दोगे। सिलेक्शन टेस्ट में हम कुछ कुछ टेस्ट लेते हैं एम्प्लॉय के बारे में समझने के लिए, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, और आपके पास पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, तो बहुत सारे टेस्ट हमने करे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या है, ये एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन है बिटवीन द इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर, ठीक है, ताकि आप एम्प्लॉय के बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ, ठीक है। चलो, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो दिया है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय प्रीति टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ हर बिजनेस एंड मीट हर टारगेट्स। तो प्रीति ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा है वो आपको यहाँ पे बताना है, तो पढ़ते हैं इसको। देखो दिया हुआ है, प्रीति स्टार्टेड हर ओन कुकिंग चैनल ऑन यूट्यूब मूड आर्ट। As her subscribers increased, she was not in a position to manage everything on her own। तो प्रीति ने एक कुकिंग चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब पे, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ा तो वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो खुद से सारी चीजें मैनेज कर पाए। शी हायर्ड राहुल एंड रिया टू हेल्प हर विद फिल्मिंग, एडिटिंग, लाइटिंग एंड कंटेंट रिसर्च। तो उसने 2 लोगों को हायर करा जो कि लाइटिंग का काम, रिसर्च का काम मैनेज करेंगे। शी ग्रांटेड अथॉरिटी टू देम टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स। उसके साथ साथ प्रीति ने उनको अथॉरिटी भी दी कि वो इस तरह से काम कर सकते हैं। शी वॉज दस एबल टू यूज हर टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। तो उसने काम को 2 लोगों में दे दिया, इससे क्या हुआ, जो प्रीति थी वो हाई प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर पा रही थी, जैसे कि डेवलपिंग न्यू रेसिपीज एंड कंटेंट डेवलपमेंट। एज अ रिजल्ट, राहुल एंड रिया गिवर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव, ठीक है। प्रीति वॉज नाउ एबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड मीट द टारगेट ऑफ अचीविंग अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ 1 मिलियन इन 6 months, ठीक है। सो प्रीति अच्छे से काम कर पा रही थी और उसने काफी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस अपना इंक्रीज कर लिया था, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का।
तो देखो पहली लाइन में लिखा है कि वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो खुद से चीजें मैनेज कर पाए, तो उसने दो लोगों को हायर करा और उनको काम दे दिया। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेलीगेशन की, डेलीगेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ दो ही लोग तो हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ दो लोगों को दिया है ना इमीडिएटली, तो वो क्या है हमारा डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेलीगेशन। और आपको कोई 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताने हैं डेलीगेशन के। सो बेसिक बेसिक चीजें हैं डेलीगेशन, अगर आप कर रहे हो काम डेलीगेट कर रहे हो तो मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेंगे कि हमें काम मिला है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, मैनेजमेंट हिरारिकी का एक बेसिस है, और कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से हो पाएगा बिटवीन द पीपल। ठीक है, ओके, तो कोई भी पांच आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लिखना है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, हमसे बोला है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग गिवन बाय कारो टू इट्स ड्राइवर्स। तो अगेन ट्रेनिंग मेथड बताने हैं और दो एडवांटेजेस बताने हैं। सो ट्रेनिंग मेथड पूछा है, तो आंसर आपका मेरे ख्याल से तो वेस्टिबल ट्रेनिंग ही होगा, बट स्टिल देख लेते हैं। कारो अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी was manufacturing high cost good quality luxury cars. For the last few years the company was not earning good profits as the demand for the cars was very low. So कारो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बट डिमांड काफी कम हो गई थी। So the CEO of the company, Piyush, had a meeting with the production and sales manager to discuss how to increase the revenue of the company. तो जो CEO है उसने मीटिंग करी कि कैसे हम लोग रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। They found that nowadays, instead of purchasing luxury cars, people prefer to have such cars on rental basis. तो दिक्कत ये आ रही है कि लोग अब नई कार परचेज करने की जगह रेंट पे कार लेने का प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस डिसाइडेड टू स्टार्ट कार रेंटल सर्विस। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कार रेंटल सर्विस को स्टार्ट करेंगे, रेंट पे कार देने की सर्विस ऑफर करेंगे। The production manager also suggested that as these cars were sophisticated and each spare part was very costly, it would be better to provide these cars for rental service along with trained drivers. ठीक है, सो हमें पता है कि ये जो कार्स हैं वो सफोस्टिकेटेड हैं, काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और हर एक पार्ट जो है उस गाड़ी का वो काफ़ी कॉस्टली है। सो हमें ट्रेंड ड्राइवर्स को यहाँ पे रखना है। ठीक है, पीयूष अग्रीड एंड अ ट्रेनिंग यूनिट वॉज स्टार्टेड। तो ट्रेनिंग स्टार्ट की गई कि उन गाड़ियों को चलाने के लिए ट्रेन्ड ड्राइवर्स को रखना चाहिए। ठीक है, टू ऑफ द अवेलेबल कार्स वर यूज फॉर ट्रेनिंग द ड्राइवर्स। अब उन्हीं गाड़ियों में से दो गाड़ियों को यूज करा ट्रेनिंग देने के लिए, आपने एक्चुअल गाड़ी को यूज करा ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है ना, सो अगर हम एक्चुअल मटेरियल एक्चुअल इक्विपमेंट को यूज करते हुए ट्रेनिंग दे रहे हैं, सफोस्टिकेटेड वर्ड हमें दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है वेस्टिबल ट्रेनिंग की, सीधी सीधी बात। ठीक है, सफोस्टिकेटेड वर्ड जहाँ भी आए मतलब वेस्टिबल ट्रेनिंग है। ठीक है, एक्चुअल कार्स आपने दे दी ट्रेनिंग के लिए, एक्चुअल मटेरियल, वेस्टिबल ट्रेनिंग। ठीक है, आंसर है वेस्टिबल ट्रेनिंग। इसके कोई दो एडवांटेज लिखना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, इसमें बोला है आपको बताना है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच emerged एज एंटरटेनमेंट थ्रू रीडिंग। ठीक है, देखिए दूसरे पेन से लिखते हैं, इसको दिखेगा नहीं, नहीं तो दिया है। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, द चीफ साइंटिस्ट एट स्पेस रोवर, अ प्राइवेट रिसर्च ग्रुप, डिसाइडेड टू सेंड सम इनोवेटिव आइडियाज रिगार्डिंग द मिशन टू द चीफ साइंटिस्ट ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, सो एक चीफ साइंटिस्ट है स्पेस रोवर के, जिन्होंने कुछ आइडियाज शेयर करे हैं चीफ साइंटिस्ट के साथ। ठीक है, या तो अब दिया है कि चीफ साइंटिस्ट एट स्पेस रोवर फॉर्म्ड 4 ग्रुप्स फॉर द सेम। As it was an intellectual activity of thinking rather than doing, these 4 groups started interacting with each other. तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया लोगों को। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तो है ही, साथ साथ तो 4 ग्रुप्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट भी करना उन्होंने शुरू कर दिया था, एंड फ्रेंडशिप डेवलप होनी शुरू हो गई अमंग द पीपल। On the basis of interaction and friendship, some members from each group formed entertainment through reading group, which showed conformity in terms of their interest. तो जैसे जैसे इंटरेक्शन और फ्रेंडशिप शुरू हुई अमंग द पीपल, कुछ कुछ मेंबर्स ने ग्रुप बना लिया एंटरटेनमेंट थ्रू रीडिंग के नाम से। ठीक है, एंटरटेनमेंट थ्रू रीडिंग ग्रुप हैड नो रिटन रूल्स। अब उस ग्रुप में उस बेसिकली जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया उसके कोई रिटन रूल्स नहीं है। ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल है, और कोई फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं है, मतलब कोई भी पर्सन किसी से भी बात कर सकता है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एनहेंस द मोरल ऑफ ईच अदर, enjoyed coffee drink together, read books, several different issues of their work areas,
एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर। तो इतना ही पढ़ के हमें चीजें समझ में आ रही है कि लोगों ने मिलके एक अपना पर्सनल ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप एंड इंटरेक्शन, जिसमें कोई भी प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। तो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा ये आपको यहाँ पे बताना है, जो कि आएगा इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल। उसके कोई तीन एडवांटेज लिखने हैं, आप सीधा सीधा लिख सकते हो, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो इनफॉर्मल वही है जो पर्सनल और सोशल रिलेशन के बेसिस पे बनता है। ठीक है, चलो। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, नेक्स्ट दिया है आपको क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। हमें मैनेजमेंट का फंक्शन बताना है। ठीक है, सो आंसर तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है, बट कोई नहीं, देखते हैं। इसमें लिखा है द G20 समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। द गवर्नमेंट लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक G20 अ सक्सेस। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से काम किया कि हम G20 को एक सक्सेसफुल इवेंट बना पाए। एट द हायर लेवल द वर्क टू बी परफॉर्म्ड वॉज आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप्ड टू इनेबल पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर फॉर अकम्पलिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हायर लेवल पे काम को परफॉर्म जो भी करना था उसको आइडेंटिफाई किया गया और ग्रुप कर दिया गया, ग्रुपिंग करी और आइडेंटिफिकेशन किया। This involved building infrastructure, beautification of the city, hospitality and security arrangements, etc. Duties were assigned to different job positions, which led to establishment of clear relationships. ड्यूटीज असाइन करी गई। ठीक है, पहले तो काम को आइडेंटिफाई किया, काम को डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में, ड्यूटीज भी असाइन कर दी, और साथ साथ हमने क्लियर रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टैब्लिश कर दी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दी। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर हिरारिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और तरीके से सारा काम हो पाएगा। तो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? बहुत सिंपल है, देखो, आइडेंटिफाई कर लिया, डिवाइड कर दिया काम को, ड्यूटीज असाइन कर दी, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी, ये सब तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग में होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग इज द राइट आंसर, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछा है 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, तो ऑर्गेनाइजिंग की हमें इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है, 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी 4 पॉइंट्स बता सकते हो, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आपसे पूछा है स्टेट 3 अदर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज दैट माधवन मस्ट परफॉर्म इन एडिशन टू द अबव एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सो जो माधवन है वो एक HR मैनेजर है, तो वो और क्या स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वो हमें बताना है। दियर माधवन वॉज अपॉइंटेड एज अ HR मैनेजर इन हेल्थ ग्रो लिमिटेड 6 months back. As a human resource manager, he has to perform many specialized activities and duties. तो उसका काम क्या क्या है कि वो जॉब्स को एनालाइज करेगा बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयज को। तो इनके अलावा आपको और कुछ 3 स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज बतानी है जो कि वो परफॉर्म करेगा एज एन HR मैनेजर। सो अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो तो आप क्या करोगे, देखो, आप लोग रिक्रूट करोगे लोगों को, बेसिकली उन्हें स्टिमुलेट करोगे लोगों को कि वो काम जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान हम बनाएंगे, लेबर रिलेशंस को मेंटेन करने का काम होगा, कोई भी अगर ग्रीवियंस या कंप्लेंट आती है किसी भी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग तो उसको हैंडल करना होगा, एम्प्लॉय को कैसे आप सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर दे सकते हो वो आप डिसाइन करोगे। ठीक है, कंपनी को डिफेंड करना होगा इन लॉ सूट्स और लीगल कॉम्प्लिकेशन में कंपनी ना फंसे, वो भी कौन देख के चलता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, सो जितनी भी लोगों वाली चीजें, मतलब कि एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब कौन हैंडल करता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, तो कोई भी आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। ओके, इसके बाद 4 लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो देखो, हमने मेरिट्स तो पढ़ लिया, अब डीमेरिट्स क्या है इंटरनल सोर्स के। सो अगर आप इंटरनली लोगों को रिक्रूट कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि फ्रेश टैलेंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी लोग हैं उन्हीं में से आप रिक्रूट कर रहे हो तो नए लोग को चांस नहीं मिलेगा। दूसरा, एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशंस। अगर लोगों को पता है कि देखो इंटरनल ही रिक्रूटमेंट होने वाला है तो वो लोग थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रमोशन तो हमारा ही होने वाला है, तो वो काम ज़्यादा तरीके से करेंगे भी नहीं। ठीक है, न्यू एंटरप्राइज कैनॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर कोई नई एंटरप्राइज शुरू हुई है तो वो तो इंटरनल सोर्स चूज ही नहीं कर सकते, उनको तो सारे नए लोगों को ही हायर करना पड़ेगा। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ कंपटीशन जो एम्प्लॉयज के अंडर वो कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे अंदर से ही लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, कोई नए लोग तो आएंगे नहीं। तो कंपटीशन कम हो जाता है अमंग दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ठीक है,
ओके, देन इसके बाद आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और कैजुअल कॉलर्स का। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, इसका कीवर्ड होता है कि हम इसमें एक नोटिस लगा देते हैं ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज, या फैक्ट्री का जो गेट है उस पे आप नोटिस लगा देते हो कि हमें इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लोगों की रिक्वायरमेंट है। दैट इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि एक नोटिस लगा दिया नोटिस बोर्ड पे स्पेसिफाइंग द डिटेल्स। ठीक है, सो जो भी जॉब सीकर्स हैं स्किल्ड या सेमी स्किल्ड, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर असेंबल होते हैं एक स्पेसिफिक डेट पे, और सिलेक्शन ऑन द स्पॉट किया जाता है अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, कैजुअल कॉलर्स क्या है कि आपने रिक्रूट किया लोगों को। ठीक है, अब लोगों का एक डेटाबेस आप मेंटेन करके चलते हो, कि मान लो आपके पास जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 50 की लिस्ट आ गई, 50 कैंडिडेट्स का आपके पास डेटा आ गया, सीवी आ गया, 50 कैंडिडेट्स का सीवी आपके पास आ गया, पर आपको हायर अभी करंटली सिर्फ 10 लोग ही करने हैं। तो जो बाकी के 40 कैंडिडेट्स बचे उनका डेटाबेस आप अपने पास मेंटेन करके चलोगे, कि फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इन्हीं में से हम लोग हायरिंग कर लेंगे 40 में से। दैट इज कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, सो इट इज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिस टू बी यूज एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर। आप एक डेटाबेस मेंटेन करके चल रहे हो, डेटाबेस की जहां पे भी बात होगी मतलब कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, सो लिस्ट बना दी जाती है जॉब सीकर्स की, और जब भी वैकेंसीज अराइज होंगी उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम लोग हायरिंग करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स को पकड़ो, आपको केस स्टडी में हेल्प होगा। डेटाबेस, नोटिस, ये सब किस किस के चीजें हैं आपको तो समझ में आनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास। चलो इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग के कोई दो कॉन्सेप्ट्स बताने हैं हमें इस केस स्टडी को देख के। दिया हुआ है अमर्या डेयरी प्रोडक्ट्स। तो दिया है अमर्या डेयरी प्रोडक्ट्स इज अ फैंटास्टिक ब्रांड ऑफरिंग ग्रेट क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स। इट इज नॉट ओनली फेमस फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो फॉर रिटेनिंग इट्स एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन टिल देयर रिटायरमेंट। ठीक है, सो क्वालिटी तो अच्छी है ही प्रोडक्ट्स की, बट साथ साथ ये एम्प्लॉयज को रिटेन करते हैं टिल दी रिटायरमेंट। इट बिलीव्स इट्स इन ग्रोथ ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट्स एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग देम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर दिस द कंपनी डिवाइडेड द एम्प्लॉयज इन टू ग्रुप्स। तो कंपनी ने एम्प्लॉयज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। Group 1 employees, Group 1 having employees experience of more than 10 years, and Group 2 have employees who had joined the organization just 1 year before. So Group 1 में वो लोगों को डाल दिया गया क्योंकि जिनके पास 10 साल तक का एक्सपीरियंस है, और ग्रुप 2 में उन एम्प्लॉयज को डाला जो भी जस्ट रिसेंटली एक साल पहले ही फॉर्म में आए हैं। ठीक है, द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू ग्रुप 2 एम्प्लॉयज would help them in increasing their skills, attitude and ability to perform specific jobs। तो जो ग्रुप 2 वाले लोग हैं उनको कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जिससे उनकी स्किल्स इंप्रूव हो पाए, एटीट्यूड इंप्रूव हो पाए, और एबिलिटी बढ़ पाए स्पेसिफिक जॉब के रिलेटेड। ठीक है, वेयर एज द लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू ग्रुप 1 एम्प्लॉयज वुड हेल्प देम ग्रो इन ऑल रिस्पेक्ट। लेकिन ग्रुप 1 एम्प्लॉयज को जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है उससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगी, हर एक रिस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट में ग्रोथ हो पाएगी। अब आपको दो कॉन्सेप्ट बताने हैं यहाँ पे। सो देखो, ग्रुप 2 वालों को स्पेसिफिक जॉब्स में ही ट्रेनिंग मिली है, स्पेसिफिक जॉब्स की बात हुई है कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए। सो ग्रुप 2 को तो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रुप 1 के केस में ऐसा बोला है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी से वो सभी रिस्पेक्ट, सभी चीजों में वो ग्रो कर पाए, यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो चीजों की बात की गई है। ओके, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, इसके बाद बोला है डिसेंट्रलाइजेशन इज अ फिलोसफी दैट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बिकॉज इट प्रोपेगेट्स द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। सो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस एनी 4 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन के कोई 4 इंपॉर्टेंस बताना है।
पॉइंट्स आपके सामने हैं, जैसे कि इनिशिएटिव डेवलप करता है अमंग सबॉर्डिनेट्स, मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करने में हेल्प करता है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाएगी थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा कि वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट और अपने की एरियाज पे फोकस कर पाएगा, ग्रोथ मिलेगी और बेटर कंट्रोल भी होगा। ठीक है, तो इसमें से कोई 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस्ड अबव विच विल हेल्प एसेंशियल लिमिटेड टू रिक्रूट रिलायबल पीपल। तो आपको सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे बताने हैं। तो देखो, इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास, Essential Limited is a company that has been manufacturing cooking oil for the past 20 years. तो Essential Limited एक कंपनी है जो कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चर कर रही है पिछले 20 सालों से, एंड 700 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन इट। ठीक है। Recognizing the growing demand for hair care products, they developed a unique formula for hair growth useful even for people who are bald. तो कंपनी ने जैसे जैसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी तो एक फॉर्मूला डेवलप किया। They want to keep the formula confidential to maintain a competitive edge. As they plan to immediately launch the hair oil in the market, they needed reliable people who could be evaluated more accurately and be placed in this specialized department quickly. सो बेसिकली हेयर ऑयल को इमीडिएटली लॉन्च करने के लिए कंपनी को कुछ रिलायबल लोगों की जरूरत थी जो एक्यूरेटली काम कर पाए। ठीक है। फॉर दिस और अच्छा, एक और चीज़ है कि स्पेशलाइज डिपार्टमेंट में जिन लोगों को हम लोग बहुत क्विकली लगा पाए, प्लेस कर पाए। सो फॉर दिस द सीईओ कंसल्टेड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करण। Kern suggested that there are 5 reliable and hard-working employees who will be a good fit for this specialized department. So human resource manager ने कुछ 5 लोगों के नाम बताए कि ये लोग काफी रिलायबल हैं और उस डिपार्टमेंट के लिए तरीके से काम कर भी पाएंगे। Also, there are 2 employees in the production department to whom they can give the responsibility heading this department with higher pay. ठीक है। तो ऑल्सो 5 एम्प्लॉयज तो वो थे जो काफी रिलायबल और हार्ड वर्किंग है। 2 एम्प्लॉयज ऐसे बताए जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर हम उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें इस स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट को मैनेज करने की और हायर पे पे देंगे तो भी अच्छी बात रहेगी। द कंपनी इज कमिटेड टू इम्प्रूव मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ इम्प्लॉयज। ठीक है। सो बेसिकली देखो, यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है कि एक तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग 5 रिलायबल और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो तो हम ट्रांसफर बोल सकते हैं। और जिन लोगों को आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके बैठे हो, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनको आप स्पेशलाइज डिपार्टमेंट में डाल दोगे विद हायर सैलरी, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की। ठीक है। सो यही चीज है, दो इसमें यही रिक्रूटमेंट है, एक तो ट्रांसफर, दूसरा प्रमोशन, क्योंकि आप इंटरनली ही कर रहे हो तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में ये 2 ही सोर्सेज होती है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। क्विकली भी करना है, आपका कॉस्ट भी कम आए और रिलायबल लोग भी चाहिए, तो वो तो आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से अरेंज कर सकते हो ना। सो पहला ट्रांसफर, दूसरा प्रमोशन। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है। तो देखो, दिया है, बोला है आपसे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय तरुण विच हेल्प्ड हिम इन अचीविंग द कंपनीज गोल, और 2 इंपॉर्टेंस बतानी है। देखिए, सो वर्सो कार्स ओपन देयर न्यू कार शोरूम इन कैनवाथ। They appointed Tarun as a general manager for managing their operations. Tarun को hire करा as a general manager. He was responsible for meeting sales target, keeping a check on inventory, building customer relations, ensuring compliance with regulations, etc. तो जनरल मैनेजर तरुण के रोल्स बताए हैं। However, the high volume of work made it impractical for him to handle it all by himself. इतना सारा काम था कि वो खुद से हैंडल कर ही नहीं पाएगा, इम्प्रैक्टिकल है वो चीज। टू मीट द कंपनीज गोल एंड टू इंश्योर दैट ऑल वर्क इज अकम्प्लिश्ड, ही अपॉइंटेड निखिल एज अ सेल्स मैनेजर। तो कंपनी का काम पूरा भी हो जाए, ठीक है, गोल्स भी अचीव हो जाए, तो इसलिए उन्होंने निखिल को हायर करा एज अ सेल्स मैनेजर। Nikhil was given the authority to take decisions inherent in his managerial position and to tell people what to do and expect them to do it. So निखिल को ये अथॉरिटी दी गई कि वो कुछ कुछ डिसीजंस अपने दम पे लेगा, लोगों को बताएगा कैसे काम करना है। He not only had to ensure that sales targets are met, but also to guide sales representative and had to report directly to Tarun. तो बेसिकली जो वो सेल्स मैनेजर है निखिल, उसको सेल्स टारगेट को तो देखना ही देखना है, साथ साथ वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेगा, तरुण को।
ठीक है। एज अ रिजल्ट तरुण तरुण वॉज एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड इंश्योर दैट ऑल वर्क इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है। सो बेसिकली पॉइंट क्या है कि तरुण जनरल मैनेजर है जिसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, बट खुद से वो चीजें करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल था, हो नहीं पा रहा था। तो इन्होंने सेल्स मैनेजर निखिल को हायर करा जो कि डायरेक्टली तरुण को रिपोर्ट करेगा। इससे क्या होगा कि तरुण जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर पाएगा, क्योंकि उसने काम जो है अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट सेल्स मैनेजर को डेलीगेट कर दिया है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा है? डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन। ओके, डेलीगेशन की बात हो रही है। डेलीगेशन। दो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बताने हमने ऑलरेडी पढ़े, कोई भी दो आप पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, आपको बताना है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय नुराता लिमिटेड। Nurata Limited is a leading manufacturer of clothing in India, known for good quality casual wear as well as formal wear for children. ठीक है। सो क्लोथिंग स्टोर है। The company is earning good profits and now wants to expand its business by entering into business of electronics and home appliances too. सो कंपनी जो है वो क्लोथिंग ब्रांड है, बट अब कंपनी चाहती है कि हमें एक्सपैंड करना है इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस के केस में भी। मतलब वो अपने प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करना चाहते हैं। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू क्रिएट सेपरेट बिजनेस यूनिट्स एंड ईच यूनिट हेड वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी एंड इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है। की फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन वुड बी हैंडल्ड विद ईच यूनिट। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना है। हमें पहली लाइन से ही पता चला कि जो नोराता लिमिटेड है वो क्लोथिंग में डील कर रहा है, बट एक्सपैंड करने के लिए अब वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करना स्टार्ट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। तो यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की, जिसमें आप प्रोडक्ट के बेसिस पे डिविजन्स बनाते हो, डिपार्टमेंट्स बनाते हो। ठीक है। दूसरा आपको एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेज बताना है, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले क्वेश्चंस में, तो आप लिख सकते हो। ठीक है। ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये क्या? अच्छा ठीक है। देखो, हमें यहाँ पे दिया है, बोला है निकालना क्या है। स्टेट 4 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स जो कि केस में हमें गिवन है, तो रीड कर लेते हैं। बस 2-3 क्वेश्चंस बचे। हाइट्स इंजीनियरिंग कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, known for its excellent academic programs and strong industry connections. The college has a separate placement cell which maintains a close liaison with the universities, vocational schools, and management institutes to recruit qualified persons for various jobs. तो बेसिकली ये जो कॉलेज है इसका यूनिवर्सिटीज या इस कॉलेज के पास एक अपना प्लेसमेंट सेल है। ठीक है। जो कि बेसिकली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और वोकेशनल स्कूल से रिक्रूट करता है क्वालिफाइड पर्सोनेल को। ठीक है। क्वालिफाइड पर्सोनेल के लिए इनके पास अपना एक प्लेसमेंट सेल है। इट वर्क्स टायरलेसली टू कनेक्ट स्टूडेंट्स विद सम ऑफ बेस्ट कंपनीज फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये जो कॉलेज है ये जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको कंपनीज तक पहुंचाने का काम कर रहा होता है अच्छे तरीके से, प्लेसमेंट सेल है उसके थ्रू। Shikhar, a brilliant environmental engineering student, was excited when he was chosen by Nero, a major car manufacturing company, for the post of production manager. ठीक है। तो देखो स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, रिक्रूटमेंट की। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक शिखर है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिसको नैरो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने सिलेक्ट किया है, चूज करा है प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन। ठीक है। ही रिसीव्ड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूडेड द टर्म्स, कंडीशंस एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग. Shikhar happily accepted the employment offer. On his first day at the company, Shikhar was given a brief presentation about the company and was introduced to his superior subordinates and colleagues. तो बेसिकली पहले दिन पे, जॉब के पहले दिन पे शिखर को कंपनी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज सबॉर्डिनेट्स के संग मीट करवाया, मीटअप करवाया। ठीक है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन। ठीक है, या फिर इंडक्शन ट्रेनिंग। ओके जी। ही वॉज टेकन अराउंड द वर्क प्लेस एंड गिवन चार्ज ऑफ द जॉब फॉर विच ही वॉज सेलेक्टेड। तो उसको बेसिकली जॉब का हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया और उसको बता दिया कि इसकी जॉब है क्या। 3 months लेटर, आफ्टर सेटलिंग इन टू द जॉब, शिखर वॉज कॉल्ड बाय हिज सुपीरियर एंड गिवन पॉजिटिव फीडबैक अबाउट हिज करंट परफॉर्मेंस एज पर द सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। तो 3 महीने बाद जब शिखर पूरी तरह से सेटल हो गया था जॉब में, तो उसको सुपीरियर के द्वारा बुलाया गया और फीडबैक दिया कि वो कैसा काम कर रहा है अबाउट द करंट जॉब।
ठीक है, तो जब आप फीडबैक देखते हो एक पर्सन को, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हुए, तो इसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो देखो 4 पॉइंट्स हो गए, 4 स्टेप्स। ठीक है, पहले रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, यही हमें यहाँ पे देखना था। देखो यही लिखा है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इन्हें आपको दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं। चलो इस तरह का क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी करा, कुछ और देखते हैं। दैट्स इट, खत्म है, खत्म ही हो गया। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं वो ऑलरेडी हमने उस तरह के क्वेश्चंस काफी कर लिए, तो आपको आइडिया पूरी तरह से लग गया है। ठीक है, सो दैट्स इट, हम लोगों ने पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस थे या सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको कवर करा दिए, चाहे वो 3 नंबर के हो, 4 नंबर के हो, या फिर 6 नंबर के हो। तो सारे क्वेश्चंस कर दिए यार, सारे। मतलब वीडियो लंबी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी देर की वीडियो बनी है, बट हम लोगों ने सारी चीजें कवर करी, कोई मैंने क्वेश्चन स्किप नहीं किया। बहुत सारी चीजें रिपीटेड थी, आपको पता लगा होगा कि क्या क्या रिपीट हो रहा है। कीवर्ड्स पे मैंने स्ट्रेस दिया कि आपको पता रहे कि किस वर्ड को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो इससे अलग कुछ नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है जी, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, और इतनी चीजें इनफ है, मतलब बीएसटी में और तुम अलग क्या कर लोगे। ठीक है, सो इतना हमने कर लिया, तो अभी तक हमने टोटल 6 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कवर कर लिए, 3 वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो आप चेक कर लो, तैयारी करो। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के पीवाईक्यूज के साथ। इसमें कोई डाउट आया हो बाय चांस तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं तो एटलीस्ट कमेंट कर देना, अगर आपने वीडियो देख के पढ़ा है तो। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका एक कमेंट आता है तो। ठीक, सो या, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।